नमस्कार साथियों, आपका बी एन के 24 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम वारी एनर्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका DRH भी इन्होंने बहुत दिन से सेबी में दाखिल कर रखा था। उसको मंजूरी मिल गई है। अगले हफ्ते ये 21 सितंबर से और 23 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। अभी इसका प्राइस बैंड ओपन नहीं हुआ है कि कितने प्राइस बैंड पे आएगा, लेकिन हाँ, अभी वर्तमान में इसकी GMP अच्छी चल रही है। मतलब प्रति शेयर ये मान के चलो कि 1230 रुपये के आसपास GMP चल रही है। अब हम बात करते हैं वारी एनर्जी के बारे में कि वारी एनर्जी काम क्या करती है। तो बेसिकली हम किसी भी IPO का रिव्यू करते हैं तो हमारा पहला जो की पॉइंट रहता है, हम उसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। वारी एनर्जी काम क्या करती है कि देखो, इसी की एक जो सब्सिडरी कंपनी लिस्ट है वारी रिन्यूएबल करके, वो इसकी पेरेंट कंपनी नहीं है, वो इसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो पहले तो मैं ये कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। तो वारी एनर्जी क्या काम करती है कि जो सोलर पैनल होते हैं, ये सोलर पैनल बनाने का काम करती है और इंडिया में लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंपनी है। इसके पास में वर्तमान में 12,000 मेगावाट जो 12,000 मेगावाट इंस्टॉलेशन की इसके पास कैपेसिटी है। इसके सेकंड नंबर पे जो आता है वो अडानी पावर है। अडानी पावर के पास में लगभग 4,000 के आसपास में मेगावाट इंस्टॉलेशन की क्षमता है। एक अभी कंपनी एक लिस्ट हुई थी, इसकी पीयर कंपनी थी, जिसको हम आपने देखा होगा प्रीमियम एनर्जी के नाम से एक IPO अभी लिस्ट हुआ था रिसेंटली। वो इसी सेक्टर की है, सोलर पैनल वगैरह बनाती है, और वो 7वें नंबर पे आती है। उसके पास में जो इंस्टॉलेशन क्षमता है वो है लगभग 2400 मेगावाट। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब 12,000 मेगावाट की इंस्टॉलेशन क्षमता है इसकी, जो कि बहुत अच्छी है। हमने बिजनेस मॉडल तो समझा, अब हम जानते हैं IPO के बारे में। देखो, IPO का है 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में खुला रहेगा। IPO का जो प्राइस बैंड है ना, IPO का जो इशू है वो है लगभग 4,500 करोड़ का, जिसमें से 3,000 करोड़ के फ्रेश इशू जारी कर रही है कंपनी अपने शेयर, और 1,500 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है। अब हम ये जानते हैं कि यार ये पैसे का करेंगे क्या, मैनेजमेंट ने क्या बताया कि इस पैसे का क्या करेंगे। देखिए साथियों, इनके पास में क्या, गुजरात में एक सोलर पैनल बनाने के लिए ऑलरेडी कंपनी है, लेकिन इसमें से जो 3,000 करोड़ ये फ्रेश इशू आ रहे हैं, इसमें से 2,500 करोड़ की एक कंपनी है, प्लांट अपना उड़ीसा में डालने जा रहे हैं। और जिस समय ये प्लांट भी चालू हो जाएगा उस समय ये आज भी भारत की सबसे बड़ी सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है, और अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए और भी अच्छा है। और जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो कुछ कॉरपोरेट काम के लिए यूज़ में आएगा, कुछ उधारी वगैरह के लिए यूज़ में लेंगे। तो लगभग ये मान के चलो कि 4,500 करोड़ में से 1,500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल आएगा, और जो 3,000 करोड़ जो है वो कंपनी फ्रेश इशू जारी कर रही है। अभी जो वारी रिन्यूएबल है ना, वो लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंपनी है सोलर पैनल के मामले में। सेकंड नंबर पे अडानी आता है, फिर टाटा पावर भी है, वो भी सोलर पैनल बनाती है, और एक प्रीमियम एनर्जी जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ था, एक वो है। और GMP भी इसका काफ़ी अच्छा चल रहा है, 1,225 रुपये। बस अब थोड़ा सा ये देखने अब बाकी है कि ये लिस्ट कितने, मतलब इसका जो प्राइस बैंड आता है ना, वो कितने का आता है, कहीं ऐसा नहीं हो इसका भी होंडा की तरह खिंच के आए। अब एक मेरे मित्र हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि ये डीमार्ट क्यों गिरा। देखो, बेसिकली क्या है, डीमार्ट के जो रिजल्ट है ना वो थोड़े म्यूटेड आए हैं। मार्जिन लगभग 4-5% के आसपास, थोड़ा उतना जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना नहीं किया था, और इसी वजह से डीमार्ट जो है वो गिरा है, और कोई जिससे रीज़न नहीं है। लेकिन जो इस डीमार्ट कंपनी के जो प्रमोटर हैं राधा कृष्ण दमानी, वो काफ़ी पुराने प्रमोटर हैं और अनुभवी हैं, इस मार्केट को समझते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कैप अप कर लेंगे उसको, इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है।
विजेंद्र जी लिख रहे हैं कि IEX में क्या हुआ है, IEX क्यों गिर गया। देखो साथियों, क्या है कि IEX में हुआ क्या कि जो इनकी एक मोनोपोली बिजनेस था ना, उस पर सरकार ने कैपिंग की लगाई थी, कैपिंग के लिए ले आई थी कि हम इसको सभी लोगों के बीच में एक, जैसे अभी इनके पास में जो ट्रेड है ना, केवल इन्हीं के माध्यम से होता है। कोई भी किसी को मतलब पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, IEX के माध्यम से ही वो जाता है। तो अभी सरकार एक कैपिंग लेके आई है, तो उसी कैपिंग के अनुसार इसके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा गिर रहा है। विनोद जी लिख रहे हैं कि इरडा को क्या हो गया है, इरडा बढ़ नहीं रहा। देखो क्या है, इरडा जो आया था ना, वो 30 रुपये पे लिस्ट हुआ था, मतलब 30 रुपये पे इशू हुआ था। वो 30 रुपये के एंस में वो 50 रुपये पे लिस्ट हुआ था, और वो लिस्ट होने के आने छः महीने के अंदर अंदर वो 5 गुना हो गया। अभी 250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन ले रहा है वो, और ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, राम किशोर जी लिख रहे हैं कि SBI को, फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस को अपने NPA घटाए क्यों नहीं जा सकते धमकी दे करके। देखो साथियों, क्या है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ कि एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर सपोज करो किसी व्यक्ति ने लोन लिया और उसके पास में उसका कर्ज बकाया, उसने दिया नहीं, तो बैंक या NBFC के पास में वो NPA घोषित हो गया। तो बैंक वाले उसको एक आदमी भेजेंगे कि एक काम करो, तुम जाओ इसको धमकी दो और बोलो कि तुमने ये पैसा दिया नहीं है। अब थ्योरी में और प्रैक्टिकल में कितना फ़र्क होता है ये समझिए आप। सपोज करो वो गया, वो आदमी किसी आदिवासी बहुल क्षेत्र में है या कोई ऐसे क्षेत्र में है जो बिल्कुल अशिक्षित क्षेत्र है, या ऐसा समझो छत्तीसगढ़ का कोई क्षेत्र है ना, या झारखंड का कोई क्षेत्र है जहाँ पे नक्सलवाद टाइप का क्षेत्र है। वो गया तो था वो धमकी देने, लेकिन वहाँ देखा कि 4 आदमी खड़े हैं और सबके कंधे पे AK-47 टंगी है, तो वो उस कंडीशन में वहाँ उनको धमकी देगा? नहीं देगा। वो जाएगा और वो पर्चा दिखाएगा, बोले प्रभु ये हस्ताक्षर कर दो इस पर, मैं केवल ये लिफाफा देने आया हूँ, और वो उसी के सामने उस लिफाफे को फाड़ के 4 हिस्से करेंगे और फेंक देंगे। तो इसीलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। थ्योरिकली तो देखा जाए तो कि बैंक का आदमी जाएगा, उस पर दबाव बनाएगा, उसको धमकी देगा कि तुम अब पैसा रिकवर करो, और जब आप प्रैक्टिकल उस चीज़ को फॉलो करते हैं, जैसे एक जो पूछना चाह रहे हैं, जिन्होंने महिलाओं ने जो समूह लोन लिया है, अगर होता क्या है कि अगर एक महिला ने लोन डिफेक्ट किया ना, तो फिर 2 महिला और सोचती है कि जब इसका कुछ नहीं हुआ तो अपना भी कुछ नहीं होगा, तो वो ये बोलती है हम देंगे ही नहीं, तुम्हें जो करना है सो कर लो। और महिलाओं से आप ज़्यादा बहस कर नहीं सकते, क्योंकि महिलाओं के पीछे जो खड़ा हुआ एक सबसे बड़ा समूह होता है, वो सब उनके फैमिली मेम्बर होते हैं, आप किसी हाथापाई नहीं कर सकते। होता क्या है, महिलाओं को एक लोन देते हैं अपन, 4 से 10 महिलाएं इकट्ठे करी और उनके एवज में उन्हें लोन प्रोवाइड कर देते हैं, जो समूह लोन कहलाता है। और अगर किसी महिला के मन में कुछ आया, उसने नहीं दिया, तो फिर जो बाकी की महिलाएं हैं वो भी लोन रिपे नहीं करती, वो क्या बोलती हैं कि ठीक है देखा जाएगा जो होगा, हम भी नहीं देते। इस तरह की जो समस्याएं आती है वो NBFC की तरफ से आती हैं। अब नितिन जी लिख रहे हैं कि इसका GMP कितना चल रहा है। देखिए हुंडई का जो IPO का GMP चल रहा है वो 3% का चल रहा है। मतलब अगर आपको हुंडई का IPO मिलता है तो 450 रुपये जैसा एक शेयर पर प्रॉफिट आएगा। देखो आज पिछले हफ्ते की बात करें तो लगभग 62,000 करोड़ की बिकवाली करी है FII ने। तो साथियों, जो भी IPO, मेरा तो हुंडई में लगाने का कोई औचित्य नहीं है और ना मैं लगाना चाहता, मतलब मैं तो केवल ओनली जैसे कोई क्वेश्चन कर रहा तो उसका आंसर दे रहा हूँ। तो बाकी मेरा ऐसा मानना है कि आप जो है वारी इंजीनियरिंग आ रहा है, एक स्विगी आ रहा है, एक NTPC ग्रीन एनर्जी का IPO आ रहा है, तो ये सब IPO आने जा रहे हैं और ये हो सकता है अच्छी वैल्यूएशन पे आए तो अपने लिस्टिंग गेन छोड़े कुछ। तो मेरी ऐसी आप लोगों से ऐसी गुजारिश है कि क्यों ना पैसा इकट्ठा करके रखा जाए, तो IPO आएगा तो अपन लोग लगाएंगे और
ईश्वर ने अगर चाहा तो अलग अलग डीमेट अकाउंट से लगाएंगे। अगर आपके पास में अलग से डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में शेयर खान के साथ आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।